यहया कहने लगा, बैठो। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मुझे वापस जाना है। वो कहने लगा, आज नहीं, आज हर सवाल का जवाब लेकर ही तुम्हारी जान छोड़ूंगा। चलो बताओ, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? मेरी हालत थी कि समझ नहीं आ रहा था कि सीने में दिल धड़क रहा है या थम गया है। मैं उड़ी हुई रंगत के साथ उसके सामने शर्मिंदा बैठी थी। वो कहने लगा, शादी करना चाहती हो तो मुझसे? एक बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही थी कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, इतनी कि तुम्हें देखकर याया सिकंदर अपने होश खो बैठा था। आंखें झपकना भूल गया था। मिलने क्यों नहीं आई थी मुझसे? बहुत इंतज़ार किया था मैंने तुम्हारा। पूरे 3 घंटे मेरी नज़रें रेस्टोरेंट के दरवाजे पर जमी रही। बता दो, जवाब दो। मुझे तो लग रहा था जैसे मेरे गले में बहुत सी गिरहें पड़ गई हैं। आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं क्या कहती कि मैंने इसके साथ मजाक किया था, एक छोटी सी शरारत की थी। वो मेरी ज़िंदगी में कहीं है ही नहीं। मुस्कुराए जा रहा था। वो कहने लगा, बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है। समझो कि बड़े पापड़ बेले हैं। मुझे नहीं पता था कि एक लड़की का एक जुमला याह्या सिकंदर के अंदर हलचल मचा के रख देगा, उसकी नींदें उड़ा जाएगा, उसका चैन छीन लेगा। वो यूं भी किसी लड़की को दीवाना वार चाह सकता है, जानती हो। 3 दिन में रेस्टोरेंट में आकर बैठा रहा। 3 दिन, कई कई घंटे। हालांकि मुझे बुखार हो गया था, लेकिन लगता था कि शायद आज तुम आ जाओगी। शायद तुम भूल गई होंगी, अगले रोज आ जाओगी। तुम्हारा फ़ोन बंद था और मुझे रात को यूं लगता था जैसे मुझे सांस नहीं आएगा, मेरा दम घुट जाएगा। तुम्हारी आवाज़ मैं नहीं सुनूंगा तो कुछ हो जाएगा। वो 3 दिन मेरे लिए बड़ी असियतनाक थे दुआ। तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हें हर सूरत तलाश करना था। तुमने सच कहा था। तुम्हारे मोबाइल के सिम से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो किसी और के नाम थी। लेकिन मेरे कमरे का खुफिया कैमरा ही मेरे काम आया। मैं यही देख रहा था, पिछला रिकॉर्ड चेक कर रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के सामने बने हॉस्पिटल के कमरे से किसी का मोबाइल नज़र आ रहा है। मैंने जूम किया, देखा तो एक खूबसूरत हाथ, और हाथ में पकड़ा कैमरा बिल्कुल मेरी खिड़की के सामने था। मोबाइल देखकर ही मैं जान चुका था कि तुम मुझे हॉस्पिटल के कमरे से देखती थी, क्योंकि जालीदार पर्दे से एक परछाई सी नजर आई थी। किसी ने दूसरा फोन अपने कान पर लगा रखा था। चेहरा ठीक से नहीं नजर आ रहा था। हमवक्त वो जालीदार पर्दा बीच में हाइल हो चुका था। मैं फौरन से भागा दौड़ा हॉस्पिटल गया था और पूछा कि इस कमरे में कौन सी मरीजा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 3 दिन से तो यहाँ पर एक मर्द एडमिट है। मैंने इसे तारीख बताई कि इस तारीख से पहले कौन था, तो उन्होंने कहा कि कोई दुआ सुलेमान नामी लड़की थी। कार एक्सीडेंट में इसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। वो हड्डी का ऑपरेशन हुआ था और वो पिछले 1 महीने से इस कमरे में थी। मैंने कहा, मैं इस कमरे में जाना चाहता हूँ। नर्स कहने लगी, हम ऐसे परमिशन किसी को नहीं दे सकते। वहाँ ऑलरेडी एक 60 साला मर्द एडमिट है। मैंने कहा, मैं इनसे परमिशन ले लेता हूँ। नर्स ने कंधे उचकाते जैसे ही इस कमरे में दाखिल हुआ। वो शख्स काफ़ी खुश मिजाज किस्म का था। मैंने खैरियत पूछी और उनसे कहा कि बस मुझे 2 मिनट का काम है। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम जो काम है तुम कर लो। मैं फ़ौरन से खिड़की के पास आया और पर्दा हटाकर अपना मोबाइल जूम किया। सामने मेरे ऑफिस की खिड़की रिवॉल्विंग चेयर साफ नज़र आ रही थी। मैं समझ गया था कि वो जो जो कोई भी थी, यहीं से मुझे देखती थी। अब मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि ये दुआ सुलेमान मुझे कहाँ मिलेगी।
मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा रिकॉर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस मुझे मिल जाए, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसी कोई इजाज़त नहीं थी। एक दफ़ा ऐसा था कि मैं हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था जब आरिफ भाई हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। वो काफ़ी बेचैन से थे, बार-बार अपना सर पकड़ रहे थे। जैसे ही मैंने इनके करीब से गुज़ारा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं तो इन्हें देखकर परेशान हुआ, इसलिए फ़ौरन से इन्हें उठाकर इमरजेंसी वार्ड में ले गया। इनका ट्रीटमेंट हुआ। वो इस पोजीशन में नहीं थे कि गाड़ी चलाते, इसलिए मैं इनके साथ तुम्हारे घर आ गया। जब उन्होंने दुआ कहकर तुम्हें पुकारा तो मेरे दिल की घंटी बजी थी। दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था कि कहीं तुम वही दुआ तो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। तुम सीढ़ियाँ फलांगती हुई आ रही थी और आकर आधी सीढ़ियों में ठिठक कर रह गई थी। मेरी तरफ देखकर तुम घबराई थी, जैसे तुम मुझे पहले से जानती। तुम्हारी आंखों में ना आशनाई नहीं थी, बल्कि एक अनजाना सा खौफ था। मेरे दिल ने मुझे गवाही दी थी कि तुम ही हो। मैंने एक नज़र तुम्हें देखा और देखता रह गया। तुम्हारे जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे। जब तुमने आरिफ भाई से बात की, मुझे तभी पता चल गया था कि तुम ही दुआ सुलेमान हो। चाय पीने के बाद जब मैं वहाँ से गया तो बाहर लगी तख्ती ने और तस्दीक कर दी, जहाँ आरिफ सुलेमान लिखा था। मैंने आरिफ से दोस्ती बढ़ाई, ये मरासिम कायम किए, क्योंकि मुझे तुम तक पहुँचना था। वो तुम्हारी शरारतों का बहुत जिक्र करता था, लेकिन हैरत की बात थी कि इसने मुझसे मेरा नाम ही नहीं पूछा। बस यूं ही बातें करता रहता था। उसे मेरा नाम सिकंदर पता था, यहाया सिकंदर नहीं। वो मुझे सिकंदर ही कहता था। दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि शायद तुम कोई और हो और वो कोई और। होश मेरे इस वक्त उड़े जब तुम्हारी गाड़ी से वो बूढ़ा ठेले वाला टकराया था और तुम मेरी गाड़ी का शीशा बजा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो तुमने मुझे याहिया कहकर पुकारा। मैं इस वक्त काफ़ी हैरान हुआ था कि अगर तुम मुझे जानती नहीं थी तो मेरा नाम कैसे जानती थी, क्योंकि आरिफ को तो मेरा नाम सिकंदर पता था। तुम काफ़ी खौफजदा थी, मेरे पीछे जाके छुप गई थी। और जब हॉस्पिटल में आरिफ आया तो वो वही हॉस्पिटल था जहाँ तुम एडमिट हुई थी। जब इसने ये कहा कि पहले तुमने अपनी टांग तुड़वा ली थी और अब तुमने एक बूढ़े शख्स को गाड़ी मार दी और तुम इसके साथ लगे हुए रोए जा रही थी, तो मुकम्मल तौर पर तुम वही लड़की साबित हो चुकी थी जिसकी मुझे तलाश थी, जिसने मेरी नींद उड़ाई थी, मेरा चैन बर्बाद किया था। जब मुझसे शादी करने के लिए कितनी बेताब थी, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गई थी। आरिफ से मैंने यही कहा था कि तुम्हारी बहन अगर घर पर रहेगी तो मज़ीद कोई नुकसान करेगी। तुम इसे मेरे ऑफिस में भेज दिया करो, मेरे सामने वो कोई शरारत नहीं करेगी। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें देखना था, तुमसे बात करना था, तुम्हें समझना था। जब तुम पहली बार ऑफिस आई थी तभी मेरा जी चाहा कि कमरे का दरवाज़ा लॉक करूं और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, तुमसे पूछूं कि तुम्हें किसने हक दिया याहिया सिकंदर का चैन छीनने का। तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी तो अचानक से चली क्यों गई? लेकिन मैंने सब्र से काम लिया, क्योंकि अगर मैं तुमसे ये सब कुछ कहता तो तुम दोबारा नहीं आती। अब मैं चाहता हूँ था कि मैं तुम्हें देखता रहूँ। दुआ, आई रियली लव यू। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत हैंडसम हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। इसकी आंखें इसके जज्बात की अक्कासी कर रही थी। कहने लगा, आज की ये शाम मैं यादगार बनाना चाहता था। मैं तो अभी चाहता था कि तुम मेरे ऑफिस में ही रहो, लेकिन तुमने ये कह दिया कि आज के बाद नहीं आओगे। तो मैंने सोचा कि अब इस रात में पर्दा हटा दिया जाए। ये कहने के बाद कुछ देर वो मुझे देखता रहा और मैं यूं थी कि नजरें उठाने के काबिल नहीं थी। मेरी ज़रा सी शरारत ने सामने बैठे शख्स की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। वो मुझसे मोहब्बत करने लग गया था। मुझे अपना कसूरवार लग रहा था।
मुझे ये शरारत नहीं करनी चाहिए थी। मेरे लिए ये सब वक्त गुजारे थे, लेकिन इसके लिए नहीं। अब मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि इसे सच कहूँ तो क्या कैसे कहूँ। कहने लगा, अब तुम बताओ मुझे, पहली बार कहाँ देखा था? उससे मोहब्बत कैसे हुई? बताओ दुआ, मैं जानना चाहता हूँ। क्या कहती इसे कि मैंने तो सिर्फ दिल लगी की थी, जो इसके लिए दिल की लगी बन गई। टेबल पर रखे मेरे हाथ पर इसने अपना हाथ रखा, तो मैंने करंट खाकर फौरन से अपने हाथ इसके हाथ से छुड़वाए और खड़ी हो गई। वो मुझे हैरत से देख रहा था, लेकिन मैं वहाँ रुकी नहीं और फौरन से रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। वो मुझे पुकारता रह गया। जब तक वो बाहर आया, मैं सामने वाले रिक्शे को रोक कर बैठ के जा चुकी थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मुझे ही देख रहा था कि मैंने क्या कर दिया था। मेरी ज़रा सी शरारत ने मुझे एक अजीब और गरीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया था। एक तरफ अरसल था, दूसरी तरफ याया। दोनों ही मुझसे टूट कर मोहब्बत करते थे। मैंने आंखें बंद की। आंखों में जमा शुदा आंसू मेरे रुखसार पर बह रहे थे। मुझे बुरा लग रहा था। मुझे याया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं घर आकर सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये क्या हो गया था? मुझसे पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पर्स में मेरा मोबाइल था, जो मुसलसल बज रहा था, और मुझे इसकी बेल की घंटी सुनकर खौफ सा महसूस हो रहा था। क्या कहूँगी याया से और किस तरह से इसका सामना करूँगी? वो तो मेरी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुका है। काफ़ी देर बेल बजती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे लग रहा था कि मैं पत्थर की हो चुकी हूँ। जो हुआ है बुरा हुआ है। दोबारा से बेल बज रही थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत मुजतमा की। शायद इसके सामने बैठकर मैं ये नहीं कह पाती, लेकिन मुझे फ़ोन पर इसे सब कुछ बता देना चाहिए। मैंने पर्स से फ़ोन निकाला। अरसल की कॉल थी। मैंने अपने आंसू साफ किए, अपना गला खंगार कर ठीक किया और फ़ोन उठा लिया। कहने लगा, कैसी हो तुम? उसकी आवाज़ बहुत चहक रही थी। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम उछल कर रह जाओगी। मैंने कहा, क्यों, तुम्हारी तरक्की हो गई है? वो कहने लगा, मैं वापस आ रहा हूँ। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो कहने लगा, लगा दिया ना झटका? झटका तो मुझे वाकई लग गया था, वो भी बड़ी जोर से लगा था। मैं चुपचाप इसकी बात सुन रही थी। वो कहने लगा, हेलो दुआ, बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। वो कहने लगा, बोल क्यों नहीं रही? मुझे तो लगा कि तुम खुशी के मारे चिल्ला उठोगी। मैंने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम कब आ रहे हो? वो कहने लगा, इसी महीने के आखिर में, और आते ही मैं 15 दिन का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। बस आरिफ भाई से कहूँगा कि तुम्हारे हाथ पीले करने की तैयारी शुरू कर दें। मैंने अरसल से कहा कि अरसल, मैं बाद में बात करूँगी, अभी मेरे सर में बहुत दर्द है। वो कहने लगा, हाँ, मैं तो इतना बेचैन था कि जब से मुझे पता चला कि मेरी जान छूटने वाली है और मैं वापस पाकिस्तान आने वाला हूँ, मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने तुम्हें फ़ौरन फ़ोन कर दिया। तुम आराम करो, फिर बात करेंगे, बल्कि अब तो मुलाकात करेंगे। देखो, जब मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी हैं। तुम्हारे सामने बैठकर। वो अब भी पता नहीं क्या कुछ कहने के मूड में था, लेकिन मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे क्यों रोना आ रहा था? मैं क्यों इतनी खुश नहीं थी जितना मुझे होना चाहिए था? तब तक मैं अरसल के वापस आने की दुआएं मांगती, इसे तंग करती थी कि वो कब वापस आओगे। और जब वो वापस आ रहा था तो मुझे वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए थी। मैंने अपने सर को दोनों हाथों से जकड़ लिया था। मैं ज़हनी इंतशार का शिकार हो चुकी थी।
मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। आज तक मैंने कभी कोई ऐसी शरारत नहीं की थी जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को तकलीफ पहुंचे। हाँ, अलबत्ता शीशे ज़रूर तोड़े थे, लेकिन दिल किसी का नहीं तोड़ा था। और अब जो बातें मैं याया से सुनकर आ रही थी, जो मोहब्बत के दीप मैं इसकी आंखों में जलते हुए देखकर आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अभी मैं इसी उलझन से निकली नहीं थी कि जब दोबारा से फ़ोन आया। मैंने देखा तो याया का नंबर था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे खौफ आ रहा था, डर लग रहा था। क्या कहूँगी मैं इससे? मैंने एक मजाक किया था। वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। पता नहीं ये मैंने क्या कर दिया। कहीं वो आरिफ भाई को सब कुछ ना बता दे। मेरे भाई के सामने मेरी इमेज खराब हो जाएगी। वो ये जानते हैं कि मैं शरारती हूँ, पर इनकी नज़र में मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं कि जो लड़कों से दोस्ती करे, इनसे मोहब्बत के नाटक करें। मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इसके मैसेजेस आ रहे थे। वह कहाँ हो तुम यार, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ। दुआ मैं बहुत परेशान हूँ। तुम अचानक से उठकर क्यों चली गई? प्लीज़ फ़ोन उठाओ। देखो, इस बार फ़ोन बंद मत करना। सिम निकाल के मत फेंकना, वरना मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर मैं और ज़्यादा डर गई। मैंने जल्दी से फ़ोन उठा के इसे कॉल की। पहले ही बेल पर इसने फ़ोन उठाया था। कहने लगा, दुआ तुम उठ के क्यों चली गई? क्या हुआ था? मैंने कहा, याया, ये कहकर मैं रोने लगी। पता नहीं मैं क्यों इस शख्स के सामने बेबसी महसूस कर रही थी। सिर्फ 2 जुमले तो थे, पर मैं बोल नहीं पा रही थी। कहने लगा, रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उठकर चली गई, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। देखो, तुम रोती हो ना तो मुझे कुछ होता है। हम फिर कभी इस मौजू पे बात करेंगे। देखो, तुम रो मत। मैंने कहा, याया, मैं बहुत परेशान हूँ। वो कहने लगा कि मेरी बातों की वजह से। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल नहीं करता, लेकिन मैं कुछ देर। वो चुप हो गया। कहने लगा, ओके, तुम रिलैक्स करो, मैं फिर से तुमसे बात करूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया था और मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त का पहिया पीछे को पलट जाए और मेरी एक की गई शरारत और दिमाग में आने वाली इस ख्याल को मैं रद्द कर दूँ। किसी को फ़ोन ना करूँ। मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी अरसल था। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी ये सब करने की? मैं पछता रही थी। दिल चाह रिमशा से बात करूँ, किसी को तो बताऊँ मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे अपने अंदर बातें छुपाने की आदत नहीं थी। मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, आज़ादी से। मुझे पता ही नहीं था परेशानी कैसे किसे कहते हैं। लेकिन अब दोहरी अजियत में मुब्तला थी। इस शख्स को धोखा नहीं देना चाहती थी जो दूर परदेश सिर्फ मेरी वजह से बैठा था। मुझे आसाइशें देने के लिए इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहा था। उससे मोहब्बत करता था और मोहब्बत का सबूत दे रहा था। और एक तरफ मेरी हमाकत ने याह्या के दिल में मेरे लिए मोहब्बत के जज्बात बढ़ा दिए थे। गलत वो भी नहीं था, गलत मैंने थी। इस वक्त मेरा बस नहीं चल रहा था कि क्या ना करूं और क्या ना करूं। किस तरह से इस मसले को हल करूं। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। आरिफ भाई मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए थे। मुझे रोता देखकर वो परेशान हो गए। वो कहने लगे, दुआ बेटा, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? मैं बेड से खड़ी हुई, आरिफ भाई के पास आई। इनके साथ लगकर फुट फुट कर रोने लगी। वो बेहद परेशान हुए। वो कहने लगे, दुआ चंदा, क्या हुआ है? कोई और नुकसान तो नहीं कर बैठी? लड़की, बताओ, मुझे क्यों रो जा रही हो? यार, क्या हुआ है? मैंने कहा, अरे भाई, रोना आ रहा है, प्लीज़ कुछ मत बोलें, मुझे रोने दें। वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, रो लो, पहले अच्छी तरह से रो लो, फिर बता देना क्या हुआ है। लेकिन देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने कोई नुकसान तो नहीं कर दिया? कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा, कहीं से नहीं आ रही,
यहीं घर पर ही थी। वो कहने लगे, घर की तो सारी चीज़ें सलामत हैं और आज तो मोहल्ले वालों ने भी रोककर मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं लगाई। बताओ, मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? लेकिन मैं इसे क्या बताती, मैंने ऐसी गलती की थी कि इसे कैसे सुधारूं, समझ नहीं आ रहा था। अपने भाई के सामने इस तरह की शर्मिंदगी नहीं चाह रही थी। उन्होंने तो अरसल के बारे में भी मेरे साथ नरमी वाला बर्ताव किया था, इनकार नहीं किया था, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करते थे, इसलिए अरसल को चांस दिया था। अच्छी तरह रो धो कर जब मेरा दिल हल्का हो गया तो वो कहने लगे, अब बताओ। मैंने कहा, अम्मी अब्बू याद आ रहे थे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, अच्छा, अम्मी अब्बू की याद आने पर पहले तो कभी इस तरह नहीं रोई। मैंने कहा, आपको पता है अरसल वापस आ रहा है। वो कहने लगे, अच्छा, वाकई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा, भाई वो आएगा तो मुझसे फ़ौरन शादी करेगा। वो कहने लगे, तो इसमें दुआ और ज़्यादा खुशी की बात है। मैंने कहा, वो शादी करेगा तो मैं चली जाऊंगी उसके साथ। वो कहने लगा, अच्छा। तो फिर मैं किरारे भाई के साथ निपट गई। मैंने कहा, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। तो ये मसला है, पागल लड़की। उन्होंने मेरे सर पर एक चपेट लगाई थी। वो कहने लगे, इस बात पे तो तुम रो रो के हलकान हो रही हो। मैं कौन सा तुम्हें रुखसत करके दोबारा पलट कर नहीं देखूंगा। अरे रोज़ मैं तुम्हें अपनी बीवी के साथ तुम्हारे घर पहुंच जाया करूंगा। खाना भी वहीं खाएंगे, चाय भी पियेंगे। फिर मैं तुम्हें भी बुला लिया करूंगा। और अभी कौन सा 24 घंटे तुम मेरे साथ रहती हो। मैं ऑफिस में जाता हूँ, रात को वापस आता हूँ। थोड़ी देर तुम बैठती हो, फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हो। देखो, इस तरह से नहीं रोते। वो मुझे समझाने लगे। 2 दिन में बस इसी उलझन का शिकार रही कि क्या करूँ। एक दिन मुलाजिमा ने मुझे आकर कहा कि बेगम साहिबा, नीचे कुछ मेहमान आए हैं और आरिफ भाई आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा, कौन मेहमान? वो कहने लगी, पहले कभी नहीं आए, पता नहीं कौन है। मैंने कहा, अच्छा, मैं आती हूँ। मैंने अपने बिखरे बालों को कंघा किया, कैचर लगाया और नीचे उतर गई। लेकिन लाउंज पूरा खाली था। मैंने मुलाजिमा को आवाज़ दी। मैंने कहा, मेहमान कहाँ हैं? वो कहने लगी, ड्राइंग रूम में। मैंने कहा, अच्छा, क्या कोई ख़ास मेहमान है? अरे भाई, ख़ास मेहमानों के लिए ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। मुझे कुछ तजस्सुस भी हुआ था। मैं ड्राइंग रूम में गई तो मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि यहया अपने बड़े भाई और भाभी के साथ वहाँ मौजूद था और भाई माथे पर बल डाले बैठे थे। ये सब देखकर पता नहीं क्यों मैं अंदर आने से घबरा रही थी। जब यहया की भाभी ने मुझे देखते ही सलाम किया, वो कहने लगी, अंदर आओ, आज हम ख़ास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। मैं कभी आरिफ भाई को देख रही थी तो कभी यहया को, जो मुस्कुरा रहा था, और मेरी जान निकल रही थी। मैं आरिफ भाई के बराबर में बैठ गई। कुछ ही देर में मुलाजिमा जूस लेकर आई। सबने जूस पिया। यहया के बड़े भाई कहने लगे, आप यहया को अच्छे तरीके से जानते हैं। सारा बिजनेस इसने संभाल रखा है और बहुत कम वक्त में इसने अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल किया है। मेरा अपना अलग से काम है, मैं अपनी फैक्ट्री चलाता हूँ। आप जैसे भी चाहें तसल्ली कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। माशाल्लाह से आपकी बहन बहुत प्यारी है और जब यहया को पसंद है तो फिर दूसरी तो कोई बात रह नहीं जाती। ये सुनकर मेरे चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने अपना सर हाथ भाई के हाथ में रखा था। आरिफ भाई ने एक नज़र मुझे देखा, फिर अपना गला साफ किया और कहने लगे, देखें इब्राहिम साहब, मसला यहया में नहीं है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हर लिहाज से शरीफ है। लेकिन बात यह है कि मेरी बहन की 2 साल पहले ही मंगनी हो चुकी और इसका मंगेतर जॉब के सिलसिले में जापान गया है। बस चंद ही दिनों में वो आ जाएगा। मैं तो इसकी रुखसती की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर बेसाख्ता याया ने मेरी तरफ देखा था और मैं इस काबिल नहीं थी कि इससे नजरें मिला सकूं। उसका बड़ा भाई भी याया को देखने लगा। वो
कहने लगा, ओह अच्छा, शायद याया को इस बात का इल्म नहीं होगा, वरना बाखुदा हम कभी भी ये बात करने के लिए आपके घर भी नहीं आते। मैंने नज़र उठाकर तक नहीं देखा था, लेकिन इसकी नज़रों की काटदार तपिश मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आरिफ भाई कहने लगे, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अगर याहिया आने से पहले मुझसे बात कर लेता तो शायद मैं इसे क्लियर कर देता। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, आए हम मिलकर चाय पी लेते हैं। मुलाजिमा से आरिफ भाई ने चाय के लिए कहा। मैं उठकर चली गई। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा था। मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं सीधी अपने कमरे में गई। अपनी खिड़की खोलकर मैं लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश कर रही थी। गले में कुछ अटक सा गया था। सांस ठीक से लिया नहीं जा रहा था। पता नहीं मैं अपनी कैफियत से अनजान थी कि मुझे हो क्या रहा था। जाहिर है अब वो सच जान चुका है, मुझे बुरा भला समझेगा। ठीक है, समझे, इसे समझना भी चाहिए। शायद वो अब मुझसे बात नहीं करेगा। हाँ तो ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को तसल्लियाँ दे रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो लोग हमारे घर से जा रहे हैं। मैंने फटाफट से पर्दा दुरुस्त कर दिया। कुछ देर में आरिफ भाई ऊपर आए। वो कहने लगे, लड़का बहुत अच्छा है। अगर अरसल तुम्हारी ज़िंदगी में ना होता तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता और हाँ कर देता। मैंने कहा, आरिफ भाई इस मौजू को छोड़ देना प्लीज़। अच्छा भाई, छोड़ दिया। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अरसल रहता है। मैं अपनी बहन को किसी आजमाइश में थोड़ी डालूंगा। तुम जिसके साथ खुश रहना चाहती हो, इसी में मेरी खुशी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अरसल तो वापस आ रहा है और मामा से मेरा रिश्ता भी तय हो चुका है। देखो, जहेज में लेना नहीं चाहता, ना ही इसकी वालदा पर कोई बोझ डालना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारी ही शादी में अपनी भी शादी को निमटा ही लेता हूँ। आरिफ भाई अपनी बातें कर रहे थे, मामा की बातें कर रहे थे और मैं गायब दिमागी से सुन रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे याया के फ़ोन का इंतज़ार था, पर इसने फ़ोन नहीं किया था। दूसरे दिन भी मैं बार बार फ़ोन चेक कर रही थी कि शायद इसकी कॉल आए। वो मुझे बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, लेकिन कुछ कहे तो सही। मैं बेचैन थी, लेकिन इसकी मुझे कोई कॉल नहीं आई। अगले रोज़ आरिफ भाई ने मुझे पैसे दिए। वो कहने लगे, देखो अम्मा तो हैं नहीं, इसलिए अपनी शॉपिंग और मामा की शॉपिंग तुम करो। मैंने कहा, भाई मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। कहने लगे, बुरी बात है, चलो जाओ, शाबाश। जो चाहे अपने लिए ख़रीद लो, जो चाहे अपनी भाभी के लिए ख़रीद लो। देखो, मुझे इस चीज़ में ना उलझाओ कि अब मैं ये ख़वातीन की शॉपिंग करता फिरूँ। मैं ड्राइवर के साथ शॉपिंग मॉल चली गई। सब कुछ बेदिली से देख रही थी, हालांकि मुझे खुश होना चाहिए था। मेरी शादी इसी से हो रही थी जिससे मैं चाहती थी। मैं एक शॉप से निकलकर जैसे ही दूसरी शॉप पर जाने लगी, किसी ने मेरे कलाई बड़े मजबूती से पकड़ी और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। मैंने देखा तो याया था। वो बहुत गुस्से में था। मैंने कहा, याया आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ें। वो कहने लगा, चुप, एक लफ्ज़ भी मत कहना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इसकी हालत देखकर मैं डर गई थी। वो मुझे शॉपिंग मॉल से बाहर ले आया था। बाहर इसकी गाड़ी खड़ी थी। फ्रंट डोर खोलकर इसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मैं चुपचाप बैठ गई। जिस आजमाइश में मैं बच रही थी, डर रही थी, इसी में फंस चुकी थी। वो गाड़ी में बैठा बड़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। वो बार बार अपने हाथ की पुश्त से अपनी आंखों में आने वाले आंसू को साफ कर रहा था, अपनी आंखों को रगड़ रहा था। बेतहाशा गुस्से में था, इतना गुस्से में था कि मैं चाहकर भी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाई। मैं ये सोच रही थी कि वो जो कहेगा चुपचाप सुन लूँगी, क्योंकि मेरा कसूर था। वो मुझे साहिल से समंदर पर ले गया। गाड़ी से उतरकर फ्रंट डोर बड़ी ज़ोर से बंद किया। मैं अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई।
वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। जहाँ इसने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ आगे पीछे कोई नहीं था। वैसे भी दोपहर का वक्त था, इसलिए रश ना होने के बराबर था। वो कहने लगा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम किसी के मंगेतर थी? मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस बात में सर हिलाया। उसने मुझे देखा, जैसे नज़रों से मेरी जान निकाल लेगा। वो कहने लगा, दुआ, तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या किया है? इससे पहले कि मेरी आंखों से आंसू निकलते वो गुस्से से धाड़ कर बोला। कहने लगा, एक भी आंसू तुम्हारी आंख से निकला तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल चुप, तुम्हारे ये आंसू मेरे सामने निकलने नहीं चाहिए। पता नहीं क्या था उसके लहजे में, मैं अपना सांस रोके खड़ी थी। कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था एक लड़की मेरे जज्बात के साथ इस तरह खिलवाड़ कर सकती। मैं क्या था तुम्हारे लिए? बोलो दुआ, मैं तुम्हारे लिए क्या था? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या मैं आवारा आशिक की तरह तुम्हारे पीछे आया था? क्या कभी तुम्हें थप्पड़ मारा था? कुछ कहा था तुमसे जिसका बदला तुमने मुझसे यूं लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे मौत की सज़ा सुना देती तो मुझे अफसोस ना होता। मैं तुम्हें किसी और के साथ ना देख सकता हूँ, ना बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम सुन रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बड़ी हिम्मत मुजतमा की। मैंने कहा, मैं अरसा से मोहब्बत करती हूँ। मैंने लगा, शट अप, तुम्हारी ज़बान से किसी और का नाम नहीं सुनना चाहता। मैं यूं थी कि जैसे पत्थर की हो चुकी हूँ। वो कहने लगा, जो गलती तुमने की ये तुम जानती हो। अब मुझे इस बात को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं यहाँ तुम्हारी अब कोई भी बात सुनने के लिए नहीं आया। बस तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ, तुम चाहो या ना चाहो शादी तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, और वो भी हर हाल में। मैंने कहा, मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ। मुझे आपके साथ ये शरारत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन याया आप बहुत अच्छे इंसान हैं, चाहें तो मुझे माफ़ कर सकते हैं। वो कहने लगा, हर चीज़ की एक हद होती है, हर चीज़ की एक हद होती है। ये कोई मजाक नहीं था, और अगर मजाक था तो तुम्हें इस मजाक की सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। हर बार ही मैं सब्र का इम्तिहान क्यों दूँ? मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ? जाकर बताता हूँ मैं तुम्हारे भाई को कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, याया प्लीज़, आरिफ भाई से कुछ मत कहिएगा। मैं अपने भाई के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। बाय गॉड, मुझे नहीं पता था आप इतने सीरियस हो जाएंगे। वो कहने लगा, अच्छा, तुम समझती थी कि मैं कोई पत्थर का इंसान हूँ, एक फ्लर्टी किस्म का लड़का हूँ। मेरा काम है लड़कियों से बातें करना, इनसे दोस्तियाँ करना और इनके छोड़ देने पर बिल्कुल इजी फील हो जाना। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, दीवाना वार में। मैंने तुमसे मोहब्बत की जो तुम्हारी नज़र में बिल्कुल बेमानी है, इसका कोई मकसद ही नहीं है। जब मंगनी किसी और से की थी तो मेरे साथ किया ये सब क्यों किया? मैंने कहा, गलती हो गई। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे बहुत अफसोस है। कहने लगा, माफ़ नहीं करूँगा, इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं अगले हफ्ते फिर रिश्ता लेकर आऊँगा। तुम्हारे लिए अब तुम इनकार नहीं करोगी। अपने भाई को सच बताओ या जो मर्जी बहाना बनाओ, वो तुम्हारा मसला है, लेकिन इस बार मैं इनकार नहीं सुनूंगा। इनकार की सूरत में मुझसे होगा ही नहीं। मैं करूँगा ये नहीं, देखोगा कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़, क्या ठीक है क्या गलत है। इस वक्त मेरे हाल से वाकिफ़ नहीं हो। मैं इस वक्त पागल हो चुका हूँ, और पागलपने में मुझसे जो होगा मैं कर गुजरूँगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। चलो गाड़ी में बैठो, मैं उसी मॉल में छोड़ कर आऊँ जहाँ तुम थी।
3 दिन से तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे भाई के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था। अब तक तुम्हारी इज्जत रखे हुए हूँ, लेकिन आइंदा के लिए उम्मीद मत रखना। मैंने कहा याया प्लीज़। वो कहने लगा गाड़ी में बैठो और अब बिल्कुल चुपचाप बैठना। मैंने कहा मैं अरसल को मेरा ये कहना था कि इसने गाड़ी के बॉन्ड पर बड़ी ज़ोर से मुक्का मारा। कहने लगा सिर्फ याया तुम्हारी ज़बान पर और सिर्फ यही नाम होना चाहिए, किसी और का नाम नहीं। मैं जान निकाल लूँगा तुम्हारी, तुम्हारी भी इसकी भी, मार डालूँगा दोनों को। इसके गुस्से के आगे मैं चुप हो गई थी। मैं बेजान कदमों से गाड़ी में बैठ गई। उसने मुझे इसी मॉल के बाहर उतार दिया और वो तेज़ रफ्तार से